सभी को प्रणाम। नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर R.B. धवन। दोस्तों, भारतीय वैदिक संस्कृति कहें या सनातन संस्कृति कहें, इस के अनुसार विवाह से पूर्व, विवाह जो कि षोडश संस्कार में एक प्रमुख संस्कार है, इस संस्कार से पूर्व वर और वधू दोनों के दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने की कामना से, जीवन मधुर रहे, सुखद रहे और वैवाहिक जीवन सफल रहे, इसी उद्देश्य से विवाह से पूर्व ज्योतिष शास्त्र की मदद ली जाती है और इसमें वर और वधू के पारस्परिक एक दूसरे से गुणों को मिलान किया जाता है। स्वभाव, प्रकृति, आसक्ति आदि के सामंजस्य की जांच की जाती है, ऐसे आप समझ सकते हैं ज्योतिष के अनुसार। और दोनों की जन्म कुंडलियां जो हैं इसका आधार होती हैं। जन्म पत्रिकाओं के आधार पर इस प्रकार की जांच को मिलान कहते हैं अष्टकूट मिलान, 8 प्रकार का मिलान। और पूरे जीवन भर साथ निभाने वाले पति पत्नी के गुणों में भिन्नता अगर होती है, इन मिलान के अनुसार मिलान होता नहीं तो संपूर्ण जीवन संघर्षपूर्ण रहता है, तनावपूर्ण रहता है और कड़वापन, एक दूसरे के कटुता का वातावरण रहता है। इस मिलान के लिए जिस आधार का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है गुण मिलापक या अष्टकूट गुण मिलान। वर वधू के गुणों का मिलान जिस प्रकार किया जाता है, इस मिलान में प्राप्त अंकों को ही गुण मिलान कहते हैं। गुण मिलान में अधिकतम जो गुण संख्या होती है वो होती है 36 और इसमें जो गुण मिलाए जाते हैं वो 8 प्रकार के जो मिलाए जाते हैं उनमें सबसे पहला वर्ण है। और वर्ण दोनों का मिलता है या नहीं मिलता उसके आधार पर निश्चित किया जाता है संख्या 1, यानी वर्ण दोनों का अगर मिलता है पूरी तरह से तो 1 अंक प्राप्त होता है गुणों में। और इसका आधार क्या है? इसका आधार है जन्म कुंडली में राशि। और उसके बाद दूसरा जो है वो है वश्य। वश्य के अधिकतम गुण जो होते हैं, गुण संख्या 2 होती है और इसका आधार भी राशि ही है, राशि जन्म की राशि। फिर तीसरा आता है तारा। तारा गणना इसी तरह से है जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नव तारा गणना करके अपने भाग्य का पता लगाया जाता है, अपने फ्यूचर का पता चलाया जाता है। इसी तरह से मिलान में भी तारा मिलान होता है। जो तारा मिलान है दोनों वर और वधू का अगर हो रहा है तो अधिकतम 3 अंक प्राप्त होते हैं, 3 गुण प्राप्त होते हैं। और इसका आधार क्या है? इसका आधार है नक्षत्र, जन्म का नक्षत्र। फिर चौथा है योनि। योनि के अधिकतम जो गुण होते हैं या अंक प्राप्त होते हैं वो होते हैं 4 और इसका आधार भी नक्षत्र है, जन्म कुंडली में नक्षत्र, जन्म का नक्षत्र। फिर 5वां है ग्रह मैत्री और इसका आधार राशि ही है, इसके अंक 5 अधिकतम प्राप्त होते हैं। छठा है गण के अधिकतम अंक जो प्राप्त होते हैं वो 6 होते हैं और इसका आधार है नक्षत्र, जन्म का नक्षत्र। फिर 7वां भकूट है, इसके अधिकतम अंक 7 प्राप्त होते हैं, इसका आधार राशि है। और 8वां और सबसे महत्वपूर्ण घटक है नाड़ी। नाड़ी के सबसे अधिकतम अंक 8 प्राप्त होते हैं और इसका आधार है नक्षत्र, जन्म का नक्षत्र। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये कुल टोटल बनता है 36 गुण। 36 गुण मिलने से संपूर्ण शुभता होती है। कुछ गुणों का आधार राशि होती है और कुछ गुणों का आधार होता है नक्षत्र, जन्म की राशि और जन्म का नक्षत्र। परंतु इस 36 गुणों में राशि का जो भाग है, राशि पर आधारित जो गुण हैं वो अधिकतम 15 होते हैं और जो नक्षत्र पर आधारित गुण हैं वो होते हैं 21।
तो इसका मतलब यह है कि वर और वधू की पारस्परिक शुभ या अशुभता की जांच करने में नक्षत्र ज्यादा भूमिका निभाते हैं, वो अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि नक्षत्रों से जो गुण प्राप्त होते हैं वो 21 प्राप्त होते हैं और 15 होते हैं राशि से। तो इसमें हम अगर गुण और गुण की संख्या का विश्लेषण करें तो स्पष्ट पता चलता है कि नक्षत्रों के आधार पर 21 गुण, जबकि राशि के आधार पर केवल 15 ही गुण होते हैं। नक्षत्रों और राशियों के गुणों का अगर अनुपात किया जाए तो प्रतिशत में 40% तो हमें राशियों से प्राप्त होते हैं, लेकिन 60% नक्षत्रों की भूमिका है इसमें। लगभग 60% जो नक्षत्रों की भूमिका है, जबकि 40% राशियों की इसमें भूमिका है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि गुण मूल्यांकन में भी नक्षत्रों का महत्व राशियों की तुलना में अधिक है। तो यहाँ पहले हम पूरी मिलान पद्धति का विचार ना करके केवल गुणों पर चर्चा करेंगे जो केवल नक्षत्रों पर आधारित हैं। और नक्षत्रों पर जो आधारित हैं वो हैं तारा। पहला है तारा, दूसरा है योनि, और तीसरा है गण, और चौथा है नाड़ी। तो इसमें सबसे पहले हम तारा की गणना करेंगे और इसका आधार नक्षत्र है। फिर योनि की गणना करके आपको समझाएंगे अगले वीडियो में कि योनि से जो 4 अधिकतम अंक प्राप्त होते हैं, तारा से 3 अधिकतम अंक प्राप्त होते हैं, और इन दोनों का जो आधार है वो नक्षत्र है। फिर इसके बाद तीसरा वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो होगा गण का। गण का आधार भी नक्षत्र ही है और इसकी अधिकतम संख्या 6 होती है। फिर उसके बाद चौथा वीडियो भी बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि नाड़ी जिसके अधिकतम गुण होते हैं 8 और इसका आधार भी होता है नक्षत्र। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जन्म कुंडली मिलाते समय जो अधिकतम 3 गुण प्राप्त होते हैं वो है तारा मिलान। तारा मिलान पद्धति को किस प्रकार से मिलान किया जाता है, जैसा कि नवतारा गणना पद्धति में बताया गया है कि जन्म नक्षत्र से तीसरा, 12वां या 21वां नक्षत्र विपत्त तारा होता है। इसी तरह से 5वां, 14वां या फिर 23वां नक्षत्र प्रत्ययी तारा होता है, और 7वां, 16वां या 25वां नक्षत्र वध तारा की श्रेणी में आने से ये तीनों अशुभ भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। यही आधार है नक्षत्र तारा मिलान का, और जिसके अधिकतम 3 गुण प्राप्त होते हैं। इसी आधार पर वर के जन्म नक्षत्र से वधू के जन्म नक्षत्र तक गिनते हुए हमें पता लगाना होता है कि कितनी संख्या आती है, और फिर वधू के जन्म नक्षत्र से वर के जन्म के नक्षत्र तक गिनते हुए हमें पता लगाना होता है कि कहीं विपत्त, प्रत्ययी या वध तारा की श्रेणी में तो ये गणना नहीं आ रही। ये तारा विवाह के लिए तीनों अशुभ माने गए हैं, चाहे वो प्रत्ययी तारा हो, विपत्त तारा हो या वध तारा हो। ऐसे पति पत्नी जीवन भर एक दूसरे के प्रति विरोधी रहते हैं और शत्रुता वाला व्यवहार करने वाले होते हैं, या एक दूसरे के लिए अशुभ होते हैं और हानिकारक होते हैं। फलस्वरूप दाम्पत्य जीवन अशांत हो जाता है, कष्टमय और नारकीय सिद्ध होता है। वर वधू का एक दूसरे से तारा मिलान के आधार पर ये जाना जा सकता है कि विवाह शुभ होगा या फिर नहीं होगा। तारा गणना में जन्म नक्षत्र के अनुसार तारा चक्र के जो पारस्परिक तारा का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। किसी जातक के जन्म के नक्षत्र से तारा गणना कैसे की जाती है, इसका वीडियो पहले मैंने इसी चैनल पर बनाया है, अपलोड किया है, आप देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आप उस वीडियो को देख करके व्यक्तिगत जो तारा गणना है, नव तारा गणना क्या सिस्टम है, क्या पद्धति है, वो आप देख के समझ सकते हैं। इसे कहते हैं नव तारा पद्धति, जो हम अपने आने वाले समय के बारे में कौन से ग्रह की दशा या कौन से ग्रह का गोचर हमारे लिए कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, वो पता लगाते हैं। इसमें अपने ही जन्म के नक्षत्र से तारा का गणना करते हैं। अपने ही जन्म नक्षत्र से गिनती करते हुए जिस नक्षत्र स्वामी की दशा या गोचर का फल हमें जानना होता है,
उस नक्षत्र तक हम गिनते हुए चले जाते हैं। पहला अगर जन्म का नक्षत्र है तो इसको कहते हैं जन्म तारा, और दूसरा अगर जन्म का नक्षत्र से दूसरा जो नक्षत्र होता है इसको कहते हैं संपत तारा, तीसरे को विपत तारा कहते हैं, चौथे को क्षेम तारा कहते हैं, पांचवें को प्रतैरी तारा, छठे नक्षत्र को, हमारे जन्म के नक्षत्र को बीच में गिनते हुए, छठे को कहते हैं साधक तारा और सातवें को वध तारा कहते हैं, आठवां मित्र तारा और नौवां अति मित्र तारा। ये जो क्रम है 1 से लेकर के 9 तक है। फिर 10 से लेकर के 18 तक भी सेम इसी प्रकार से हम गिनती करते हैं। 10वें को जन्म तारा की तरह से मानते हुए 18वें को अति मित्र तारा ही मानते हैं। और ठीक इसी प्रकार से हम 19वें नक्षत्र से फिर जन्म तारा और 27वें नक्षत्र तक जाते हैं गिनती करते हुए। जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, और फिर 27वें नक्षत्र को हम मानते हैं अति मित्र तारा। मतलब ये कि नक्षत्र गणना में 3 बार रिपीटेशन होती है। 9 नक्षत्रों की 3 पंक्तियां हम बना लेते हैं, और प्रथम जन्म नक्षत्र से लेकर के 9वें नक्षत्र तक एक हो गई पंक्ति। इसी तरह से 10वें नक्षत्र से लेकर के 18वें नक्षत्र तक दूसरा क्रम, और 19वें नक्षत्र से 27वें नक्षत्र तक फिर वही जन्म, संपत, विपत आदि हम गिनते हैं। 9 तारा कहते हैं, इसीलिए इसको 9 तारा चक्र कहा जाता है। यहाँ हम नक्षत्रों के नाम, क्रम संख्या और 9 की 3 आवृत्तियों को समझने के लिए एक आपको टेबल से समझा रहे हैं। तो सामने ये देखेंगे, एक टेबल आपको समझाने के लिए बताया गया है। इसमें यह है कि जन्म के नक्षत्र कौन सा है, उस नक्षत्र से गिनते हुए आप आगे चलेंगे। 9वां नक्षत्र जो होगा वो अति मित्र तारा कहलाएगा। जन्म का नक्षत्र जैसे कि मैंने आपको बताया है कि उसको भी बीच में गिनना है, और वो होता है जन्म तारा। तो ये उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और ज़्यादा समझने के लिए मेरा वो वीडियो देख लेना जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो में दिया है डिस्क्रिप्शन में। यहाँ जो विषय है वो ये है कि वर के जन्म के नक्षत्र से वधु के जन्म के नक्षत्र तक गिनना होता है, और वधु के जन्म के नक्षत्र से वर के जन्म के नक्षत्र तक होता है। जो पहले नवतारा पद्धति आपको मैंने बताई है वो तो अपने लिए व्यक्तिगत होती है, यानी अपने ही समय को पता लगाने के लिए कि हमारे कौन से ग्रह की दशा, अंतर्दशा या फिर गोचर शुभ रहेगा या कैसा रहेगा। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वर और वधु के लिए तारा गणना पद्धति को समझा रहा हूँ। और यहाँ पर जो गणना करनी है, इस गणना के करते समय अंतर इसमें यह है कि वर के जन्म के नक्षत्र से वधु के जन्म के नक्षत्र तक हमें गिनना होता है, और फिर दूसरी बार वधु के जन्म के नक्षत्र से वर के जन्म के नक्षत्र तक गिनती करनी होती है। वर का तारा, वर के जन्म के नक्षत्र से वधु के जन्म के नक्षत्र तक गिने सबसे पहले, और अगर संख्या 9 है या 9 से अधिक है तो 9 का भाग देना होता है, यानी दूसरी पंक्ति में आ जाएगा वो। 9 के बाद 10वां जो है वो फिर दूसरी पंक्ति से नए सिरे से जन्म, विपत, जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, ऐसे गिनती उसकी होगी। तो इसमें 9 का भाग दे करके हमें पता लगाना है कि शेष कितना बचा है, वो शेष ही वर का तारा होगा। इसी तरह से ध्यान ये रखना है कि तारा गणना करते समय दोनों के जन्म के नक्षत्रों को भी बीच में गिनना है। जैसे आपने वर के जन्म के नक्षत्र से गिना वधु के जन्म के नक्षत्र तक, संख्या आप सामने जो चार्ट है वहां से आप समझ सकते हैं वर का जन्म का नक्षत्र कौन सा है और वधु का जन्म का नक्षत्र कौन सा, वहां तक गिनते हुए जाना है। जो वर का जन्म का नक्षत्र है उसको पहला यानी 1 कहेंगे, फिर उसके बाद उसका जो दूसरा है उसको 2 कहेंगे, ऐसे वधु के जन्म के नक्षत्र को भी बीच में गिनेंगे। तो ये गिनते हुए हमें पता लगाना है कि वो कितने नंबर पर आता है। इसमें ध्यान रखना है कि तारा गणना करते समय दोनों के जन्म के नक्षत्रों को भी हमें गिनना होता है।
और 9 का भाग पूरा पूरा लग जाने पर शेष शून्य बचेगा। ऐसी स्थिति में तारा शून्य नहीं होगा बल्कि 9 माना जाएगा, अंतिम तारा माना जाएगा। इसी तारा गणना में अभिजीत या 28वां नक्षत्र सम्मिलित नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना है आपको। वधु का तारा फिर गिनना है इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया कि वर के जन्म के नक्षत्र से वधु के जन्म के नक्षत्र से गिना, और अब आपको वधु के जन्म के नक्षत्र से वर के जन्म के नक्षत्र तक गिनना है। वह वधु का तारा होगा जितनी संख्या उसमें आएगी। पहले वाला वर का तारा था, जितनी संख्या उसमें आई। तो दोनों के ताराओं को अलग अलग आपने तारा संख्या को नोट कर लेना है। जब वर वधु के तारा संख्या को नोट कर लेंगे तो इन दोनों को तारा युग्म कहेंगे। तो दोनों का तारा आपको प्राप्त हो गया। तारा युग्म के रूप में अलग इसको नोट कर लेंगे। वर वधु का पारस्परिक तारा संबंध जो है वो या तो 1-1 होगा, यानी उसका सेम वही तारा वही नक्षत्र होगा जो वर का है, तो फिर 1-1। और अगर दूसरा तारा है और दूसरे का 9वां तारा है तो 2-9 होगा, फिर या फिर 3-8 होगा, या फिर चौथा और 7वां होगा, या फिर 5वां और 6ठा होगा, या फिर इसके अलावा 6ठा और 5वां होगा और 7वां चौथा होगा, 8वां तीसरा होगा, या 9वां दूसरा भी हो सकता है। तो मतलब यह है कि इसके अतिरिक्त अन्य कोई संबंध नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों के पारस्परिक तारों का योग समान अगर है 1 से 9 तक जो है तो वो एक अनुक्रम होगा। दूसरे अनुक्रम में हम 10 से 18 तक की गिनती करते हैं, और फिर तीसरे में 19 से 27वें नक्षत्र तक गिनती करते हैं। तो तारा गुण अंक जो हैं वर वधु के नक्षत्र अगर समान है तो 1-1 प्राप्त होता है, और इसके पूर्ण अंक 3 होते हैं, यानी पूर्ण हमें जो अधिकतम संख्या इससे शुभ मिलती है, शुभ अंक 3 प्राप्त होते हैं। दोनों और शुभ तारे 2 और 9 या 9 और 2 हैं, मतलब संपत तारा और अति मित्र तारा बनता है इससे, या अति मित्र और संपत बनता है तो संख्या फिर भी पूर्ण प्राप्त होगी। मतलब जो मैक्सिमम है वो 3 संख्या इससे प्राप्त होती है, वो 3 शुभ तारा हमें प्राप्त हो गए। एक और शुभ और दूसरी ओर अशुभ ऐसा भी होता है। अगर हम वर के जन्म के नक्षत्र से वधु के जन्म के नक्षत्र तक गिनते हैं तो मान लीजिए वो शुभ तारा प्राप्त होता है, जैसे 8वां तारा प्राप्त होता है, और वधु के वर तक गिनते हैं तो फिर तीसरा प्राप्त होता है, यानी 8वां का मतलब हो गया मित्र तारा और तीसरे का मतलब हो गया विपत्त तारा। तो ऐसा भी होता है, एक की तरफ से शुभ और दूसरे की तरफ से अशुभ। इसी तरह से चौथा और 7वां भी हो सकता है, मतलब क्षेम और 7वां वध तारा, चौथा क्षेम तारा जो कि शुभ माना जाता है और 7वां वध तारा। तो ये एक की तरफ से शुभ हो गया और दूसरे की तरफ से अशुभ हो गया। ऐसे ही फिर एक से दूसरे के नक्षत्र तक 5वां अंक प्राप्त होता है, 5वां तारा, और दूसरे के से पहले वाले के जन्म के नक्षत्र तक गिनते हैं तो 6ठा प्राप्त होता है। तो 5वां जो है वो अशुभ है, उसको कहते हैं प्रत्ययरी तारा, और 6ठा शुभ होता है, उसको कहते हैं साधक तारा। ऐसे ही 6ठा या 5वां अपोजिट भी प्राप्त हो सकता है, और साधक और प्रत्ययरी भी हो सकता है, या 7वां और चौथा भी हो सकता है वध और क्षेम, या फिर 8वां और तीसरा भी हो सकता है मित्र और विपत्त तारा। ऐसी भी स्थिति हो, ये तारा गणना दोनों का जो युग्म बनता है, दोनों का जो जोड़ा बनता है, उससे हमें पता लगाना होता है। अगर एक का अशुभ एक से दूसरे तक है और दूसरे का पहले वाले तक शुभ है तो फिर आधे अंक प्राप्त होते हैं। आधे अंक का मतलब मैक्सिमम जो 3 शुभ अंक हमें प्राप्त होते हैं इस तारा गणना के कारण से वो 1.5 ही प्राप्त हो पाता है। तो इसका प्राचीन और अब तक जितनी भी पुस्तकें प्रकाशित हुई, जितने भी ग्रंथ हैं, उनमें लिखा हुआ मिलेगा आपको कि दोनों अशुभ तारा 3 और 5 यानी प्रत्ययरी और विपत्त तारा अगर हैं, तीसरा तारा जो है वो विपत्त होता है, 5वां तारा प्रत्ययरी, तीसरा और 7वां भी इसी तरह से अशुभ होते हैं, प्रत्ययरी और वध तारा होता है 7वां।
या फिर 5वां और 7वां प्रत्ययरी और वध हो तो 0 गुण प्राप्त होते हैं, मतलब उसमें कोई भी संख्या शुभ नहीं होती, 0 प्राप्त होती है। इसको आसानी से समझने के लिए यहाँ आप अब तारा युग्म आपने बना लिए, यानी वर के कुंडली में वर के जन्म के नक्षत्र से वधु के जन्म के नक्षत्र तक और वधु के जन्म के नक्षत्र से वर के जन्म के नक्षत्र, 2 अलग अलग संख्या जो आपको प्राप्त हुई हैं, उनको आप इस टेबल के हिसाब से मिलान कर सकते हैं। सामने जो आप टेबल देख रहे हैं वहाँ आप देख सकते हैं, जैसे पहली संख्या में 1 2 3 4 5 लिखा है, दूसरे की संख्या में 1 9 8 7 6 लिखा है। तो मतलब ये है कि वर से वधु तक जो आपने तारा गणना की है उसमें 1 आता है, तो वधु से वर तक भी 1 आता है, तो 3 अंक आपको प्राप्त होते हैं उसमें। इसी तरह से दूसरा और 9वां दूसरे से अगर होता है प्राप्त तो फिर भी 3 अंक प्राप्त होते हैं। लेकिन तीसरा है 1 का और 1 का 8वां प्राप्त होता है, तो एक की तरफ से शुभ है, दूसरे की तरफ से अशुभ है, तो 1.5 ही अंक प्राप्त होता है। ऐसे ही चौथे और 7वां, एक के द्वारा 4 अंक प्राप्त होता है, दूसरे के द्वारा 7, तो भी 1.5। 5 और 6 के कारण से भी 1.5 ही अंक प्राप्त होते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम देखते हैं तो वर का जन्म नक्षत्र मघा है, जो कि 10वां नक्षत्र है। यहाँ देखिए नक्षत्र संख्या बताई गई है, तो 10वां नक्षत्र क्या है? मघा। वर का जन्म का नक्षत्र है मघा, यहाँ एक एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए। और वधु का जन्म का नक्षत्र है 14वां, जो कि चित्रा नक्षत्र है। तो अब आप मघा से चित्रा तक अगर गिनते हैं तो 10 11 12 13 और 14वां तारा, तो इसमें ये आ जाता है 5वां। इससे हमें 5 संख्या प्राप्त होती है। तो आप नोट करके रख लीजिए कि आपको यहाँ पर आप वर की जन्म के नक्षत्र से गिनते हुए वधु के जन्म के नक्षत्र तक आपको 5 अंक प्राप्त हुए। तारा अलग नोट कर लीजिए इसको। जिस तरह से वर के जन्म के नक्षत्र से वधु के जन्म नक्षत्र तक आपने गिना और तारा संख्या 5 प्राप्त हुई, तो ये तारा संख्या हो गई प्रत्ययरी तारा, 5वां तारा। अब हम वधु के जन्म के नक्षत्र से गिनते हुए वर के जन्म के नक्षत्र तक जाते हैं, मतलब चित्रा नक्षत्र से गिनते हुए मघा नक्षत्र तक अगर हम जाते हैं तो ये 24वां नक्षत्र हमें प्राप्त होता है। तो 24वां नक्षत्र का मतलब है 9 का आगे से भाग दे देते हैं तो शेष हमें 6 प्राप्त होते हैं, मतलब है साधक तारा। छठा तारा साधक तारा कहलाता है। तो इस तरह से वर वधु का जो तारा संबंध होगा वो 5 और 6 हो गया। तो 5 और 6 हो गया, तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, अगर वर से वधु का गिना था तो 5 था और वधु से वर का गिना था तो 6 प्राप्त हुआ। तो 6 जो कि शुभ तारा माना जाता है और 5 जो कि अशुभ तारा माना जाता है। इससे अंक तो प्राप्त हुए 1.5, लेकिन मतलब ये हुआ कि वधु की ओर से शुभ फल प्राप्त होंगे वर के लिए, लेकिन वर की ओर से वधु के लिए अशुभ फल प्राप्त होंगे। निष्कर्ष ये है कि वर के लिए वधु अशुभ, परंतु वधु के लिए वर शुभ है। एक का अशुभ तारा 5 है और 5 होने से दूसरे का शुभ तारा है जो कि 6 है, और अंक तो प्राप्त होते हैं इससे 1.5। पर इसका परिणाम क्या होता है? यदि वर और वधु दोनों के जन्म नक्षत्रों का स्वामी एक ही ग्रह हो तो दोनों का जन्म तारा एक ही समझा जाता है। जैसे एक का स्वाति और दूसरे का शतभिषा नक्षत्र हो तो दोनों का जन्म का नक्षत्र स्वामी एक ही हो गया, राहु ग्रह हो गया। तो इसको 9 नक्षत्र की 3 आवृत्तियों के आधार पर अगर हम गिनती करते हैं तो अनुजन्म यानी 10वां और त्रिजन्म यानी 19वां नक्षत्र होंगे। ये जन्म के नक्षत्र की तरह ये प्रभावशाली होंगे और इसमें पूर्ण 3 अंक प्राप्त होते हैं। तारा गणना के फल को अगर हम देखते हैं तो वर और वधु का जन्म का नक्षत्र 1-1 या 1-10 या 1-19 हो तो ये अत्यंत शुभ और सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है, क्योंकि दोनों का जन्म नक्षत्र जन्म तारा में ही आता है। दोनों के पूर्ण गुण मिल जाते हैं, 3 गुण उनको प्राप्त होते हैं। एक दूसरे पर विश्वास करना, श्रद्धा, मधुरता बने रहने का संकेत यहाँ मिलता है। यहाँ 3 अंक प्राप्त होने का यही मतलब है।
और दोनों और शुभ तारा 2-9 प्राप्त हो रहे हैं या 9-2 प्राप्त होने का मतलब यह है कि संबंध उत्तम होगा और दोनों के 3 अंक यहाँ भी प्राप्त होंगे, तो यहाँ पारस्परिक संबंध मधुर बने रहेंगे जीवन भर उनके। इस संबंध में एक और संपत्त तारा मतलब 2 नंबर और दूसरी और अति मित्र तारा 9वां तारा प्राप्त होता है, मतलब एक दूसरे के प्रति अति मित्रता और खुशहाली का भाव यहाँ संकेत रूप में मिलता है। फिर एक और शुभ और दूसरी और अशुभ, जैसे 4-7 या 7-4 या फिर 3-8 या 8-3 या 5-6 या फिर 6-5 का तारा संबंध हो, तो आपसी संबंध के मामले में इसको देखा जाए तो ना तो मधुर रहेगा और ना ही कटुता रहेगी, या फिर दोनों चीजें एक और से। तीसरा नक्षत्र विपत्त तारा होने के कारण से अशुभ, और दूसरा 5वां नक्षत्र अगर हो किसी का प्रत्यरी तारा होता है वो भी अशुभ, और 7वां नक्षत्र अगर एक से दूसरे तक गिनती में आता है तो वो भी वध तारा कहा जाता है, वो भी अशुभ। तो कुल मिलाकर के इन तीनों में तीसरा, 5वां या 7वां नहीं होना चाहिए, ये हमें देखना होता है। तीसरा नक्षत्र एक से गिनने पर दूसरे का है या 5वां है या 7वां है, तो ये संख्या अशुभ मानी जाएगी। ये तीनों जो तारे हैं, चाहे वो विपत्त तारा हो या प्रत्यरी तारा हो या वध तारा हो, ये अपने नाम के अनुसार ही कटुता या क्रोध या अति क्रोध का संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए वर का नक्षत्र तारा वधु के नक्षत्र तारा से 5वां प्रत्यरी तारा हो गया, तो मतलब यह है कि शत्रुता वाला व्यवहार वो करेगा। वर का जन्म का नक्षत्र वधु के जन्म के नक्षत्र तक 5वां है, इसलिए वर वो पुरुष अपनी पत्नी से शत्रुता वाला व्यवहार करेगा। और वधु का जन्म का नक्षत्र वर के जन्म के नक्षत्र तक गिनते हैं तो 6ठा है, वो साधक तारा कहलाता है, वो निभाने वाली होगी, रिश्ता निभाने वाली होगी, काम को बनाने वाली होगी हर कार्य को। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि वर के लिए वधु का जन्म का जो नक्षत्र है वो 5वें तारे पर है, वो प्रत्यरी तारा कहलाता है, अशुभ होगा। वधु की ओर से वर के लिए शत्रुवत व्यवहार नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर के लिए वधु का नक्षत्र 5वां अशुभ है, अशुभ तारा होने के कारण से, प्रत्यरी तारा होने के कारण से। लेकिन वधु की ओर से वर के लिए शत्रुवत व्यवहार नहीं होगा। वधु के जन्म के नक्षत्र से वर का जन्म का नक्षत्र 6ठा साधक तारा होने के कारण से। तो इस प्रकार से अगर एक ओर से निभाने वाला तारा हो और दूसरी ओर से कटुता वाला तारा हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों का प्रभाव एक दूसरे के लिए किस तरह का रहेगा। एक ओर से कटुता रहेगी और दूसरी ओर से शांति भी रहेगी, सद्भाव और मेल जोल भी करने की कोशिश बनी रहेगी। तो इस तरह से ये जो तारा गणना है, इससे मैक्सिमम अंक जो 3 प्राप्त होते हैं, ऐसी स्थिति में एक और शुभ और दूसरी ओर अशुभ तारा अगर मिलता हो दोनों की तरफ से, अगर 5-3 या 3-5 या 7-5 या 7-3 ऐसा तारा मिलता हो, इतनी संख्या आती हो, तो दोनों की तरफ से अशुभता प्रकट होती है, दोनों एक दूसरे के शत्रु की तरह से एक दूसरे के लिए होते हैं। तो ऐसी स्थिति में 0 अंक प्राप्त होते हैं, तो ये तारा गणना में अशुभता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये था दोस्तों अष्टकूट मिलान में तारा गणना हम कैसे करते हैं, तारा गणना का परिणाम क्या होता है, फल क्या होता है। इसके बाद जो दूसरा आधार है वो है योनि गुण। योनि गुण का आधार भी नक्षत्र ही है, तो इसकी चर्चा हम इससे अगले वाले वीडियो में करेंगे कि योनि गुण का मतलब क्या है, योनि गुण से मैक्सिमम कितने अंक प्राप्त होते हैं और कितने अंक कट जाते हैं, कौन सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं, उसका प्रभाव क्या होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, योनि गुणों की चर्चा करेंगे। नमस्कार।